नमस्कार, सभी का स्वागत इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका आ चुका है एडमिट कार्ड और जिनका आ चुका है इंटरव्यू का शेड्यूल और जिनको दिक्कतें हो रही हैं सिनॉप्सिस को लेकर, डॉक्यूमेंट्स के अपलोडेशन को लेकर, जो है बीएचयू से संबंधित। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस विषय पर अब वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ना ही पढ़ते हैं ना ही देखते हैं, वीडियो को तो पूरा देखते ही नहीं हैं, और तब आपके समक्ष समस्याएं खड़ी होती हैं सवालों की। क्योंकि एडमिट कार्ड के डाउनलोडिंग के वक्त में और आपके एडमिट कार्ड में कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए थे, आप लोग उनसे भी संपर्क नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि सभी सवालों का जवाब बीएचयू नहीं बल्कि यूट्यूबर ही आपको देगा, और आपकी भी जिम्मेदारी शायद ये नहीं बन रही है नैतिकता के नाते कि अपने कंसर्न अथॉरिटी से आप लोग जानकारियां सही लें। लेकिन जो भी जानकारी मेरे पास है, मेरा तो काम है आपको जानकारियां देना। आप जानकारी का यूज़ कैसे करते हैं ये आप लोग तय कीजिए। वीडियो 3 पार्ट में ये बटेगा। पहला पार्ट सिनॉप्सिस को लेकर, दूसरा पार्ट यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप क्या करेंगे जो आपको अपलोड करना है, और तीसरा पार्ट उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका अभी भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि 11 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट है। तो तीनों ही भागों को देख लीजिएगा। कोई समस्या सवाल हो फिर पूछ लीजिएगा, मैं तो आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप कॉलिंग सभी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं हर किसी को कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर बार बार नहीं दे सकता हूँ। हर वीडियो के कमेंट उसमें आते हैं बहुत से कमेंट कि अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी दे दीजिए, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अब आते हैं वीडियो के पार्ट्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल की या सिनॉप्सिस की। जो पिछला वीडियो आधे घंटे का बनाया था, डिटेल में समझाया था मैंने, और आप लोग देखते नहीं है, कमी आपकी है, मेरा तो नुकसान है नहीं। सिनॉप्सिस को लेकर यदि आपके एक से अधिक एडमिट कार्ड आए हैं, एक से अधिक एडमिट कार्ड उन्हीं बच्चों के आए हैं जिन्होंने एक से अधिक विषयों में अप्लाई किया है, पहली चीज, या फिर जिन्होंने एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई किया। यानी कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, आपने एमए किया है इतिहास से, यदि आपने इतिहास से भी पीएचडी के लिए अप्लाई किया है और आपने एंशिएंट हिस्ट्री से भी अप्लाई किया, तो आपके 2 एडमिट कार्ड हो गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अलाइड सब्जेक्ट में और मेन सब्जेक्ट में भी अप्लाई किया होगा, उनके भी एक से अधिक एडमिट कार्ड आए होंगे। उन सभी बच्चों के लिए ये सवाल है का जवाब है कि यदि आपके 2 एडमिट कार्ड आए हैं या 3 आए हैं या 4 आए हैं, कुछ कुछ महान हैं इनके 4 से ज़्यादा भी आए हैं। एक लड़का है जिसका मेल से आया जवाब कि उसके 6 एडमिट कार्ड आए हैं। अब समझिए कि आपको करना क्या है। जो मेन सब्जेक्ट है आपका, आप उसका सिनॉप्सिस और इंटरव्यू किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते हैं। आपको अपने मेन सब्जेक्ट का इंटरव्यू भी देना है, उसके लिए सिनॉप्सिस भी बनाकर भेजना है, पहली चीज़। लेकिन यदि आप अलाइड सब्जेक्ट का, जो मेन सब्जेक्ट नहीं है, अलाइड सब्जेक्ट का इंटरव्यू छोड़ना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको मत दीजिए। ना ही सिनॉप्सिस भेजिए, ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ना ही उसका इंटरव्यू दीजिए, यही विकल्प है। लेकिन यदि आपने मेन सब्जेक्ट का और अलाइड सब्जेक्ट में आपने, क्योंकि सबका अलग अलग सब आपका वो एडमिट कार्ड आया होगा, कॉल लेटर आया होगा सॉरी, तो उसमें मांगा गया होगा सिनॉप्सिस भेजना है 10 अप्रैल तक। यदि आपका मेन सब्जेक्ट का भी इंटरव्यू है और अलाइड सब्जेक्ट का भी इंटरव्यू है, तो कान में बातों को डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए। बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, बहुत गुस्से में बोल रहा हूँ, याद रखिएगा कि यदि आपने मेन सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 2 इंटरव्यू हैं तो 2 सिनॉप्सिस लगेंगे। 2 सिनॉप्सिस 2 इंटरव्यू। यदि 3 विषय का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 3 सिनॉप्सिस 3 इंटरव्यू। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। और सिनॉप्सिस के संबंध में 3 बातों का ध्यान रखिएगा। टाइप करके सिनॉप्सिस मत अपलोड कीजिएगा। इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है उसमें क्लियर कट मेंशन है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं जो कॉल लेटर के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए। हाथ से लिखा हुआ बाय रिटन, हैंड रिटन ही सिनॉप्सिस स्वीकार किया जाएगा, पहली चीज। टाइप करा हुआ सिनॉप्सिस मत भेजिएगा। दूसरी चीज, सिनॉप्सिस को हाथ से लिखिएगा, उसका फोटो खींचिएगा या स्कैन करिएगा कोई भी एक, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिएगा। 2 MB से ज़्यादा का पीडीएफ नहीं होना चाहिए, अपलोड कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका रिसर्च प्रपोजल, इसे हम सिनॉप्सिस संबंधित शोध पत्र बोलते हैं, यदि 2 MB से ज़्यादा है, यदि है
तो अपलोड नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स। 2 MB या उससे कम होगा तो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं दूसरा और तीसरे पार्ट पर भी आऊँगा। सिनॉप्सिस को समझ लीजिए, ठीक है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आपको सब जानकारी है। आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा हैं और आप कई बार इंटरव्यू दे भी चुके हैं। लेकिन वह कैंडिडेट जिनको नहीं मालूम है सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, राइटअप कैसे होता है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं आपको बात शेयर कर सकता हूं। लेकिन 100% सही होगा इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि हर विश्वविद्यालय का सिनॉप्सिस और इंटरव्यू का क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो सिनॉप्सिस के संदर्भ में बताई हुई बातों को ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। जितने कॉल लेटर आए हैं और जितने सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उतने ही सिनॉप्सिस लगेंगे। सिनॉप्सिस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके एक से अधिक विषयों के इंटरव्यू हैं, चाहे मेन हो या लाइट हो, तो हर सब्जेक्ट का सिनॉप्सिस अलग अलग होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ही सिनॉप्सिस को आपने 2 या 3 जगह अपलोड कर दिया। मान लीजिए आपने इतिहास में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, आपने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, आपने आर्कोलॉजी के लिए भी अप्लाई किया, आपने फिलॉसफी के लिए अप्लाई किया है। ये सभी हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं, कुछ मेन सब्जेक्ट हैं, कुछ अलाइड सब्जेक्ट हैं। तो इन सभी फील्ड में आपको अलग अलग टॉपिक और अलग अलग रिसर्च प्रपोजल भेजना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने टॉपिक तो चेंज कर दिया लेकिन नीचे का कंटेंट एज इट इज है, रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने नीचे का कंटेंट तो चेंज कर दिया है लेकिन टॉपिक सेम रखा है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए टॉपिक भी अलग होना चाहिए, कंटेंट भी अलग होना चाहिए, यदि आप एक से अधिक विषयों में इंटरव्यू देना चाहते हैं। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जब आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद जो विंडो खुलती है 5 ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर आपका एक प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आता है। उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं डॉक्यूमेंट्स की। पहली है मैंडेटरी की, दूसरी है रिसर्च प्रपोजल और तीसरा है ऑप्शनल। अब इनमें क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल का कोई विकल्प नहीं है, उसको लगाना है तो ही लगाना है। अगर नहीं लगा के भेजेंगे, मान लीजिए आपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए लेकिन रिसर्च प्रपोजल नहीं भेजा, इंटरव्यू नहीं होगा, बैठ जाइए, भूल जाइए, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, ठीक है। पहले चलते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पर। यदि आपको लगाने हैं और यदि जिस कैंडिडेट के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या अभी बनकर नहीं आए हैं, अपलोड होने में दिक्कत है, उन सब के लिए आपको 6 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन वे सभी कैंडिडेट जिनका अंतिम सेमेस्टर का या अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया है, अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वे क्या करें। और वे सभी कैंडिडेट जिनका यदि किसी प्रकार के, क्योंकि उसमें नेट का भी है और SC ST का भी, यदि आपका नेट का सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं हुआ है या नहीं आया है तब क्या करें। और यदि आपका SC ST का सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है या अभी बनकर नहीं आया है, आपने अप्लाई किया है, तब क्या करें। सभी बच्चे ध्यान दें इस चीज़ को। जहां ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसी के जस्ट नीचे का ऑप्शन दिया होगा डाउनलोड एनेक्सर 10। डाउनलोड एनेक्सर 10 को आप क्लिक कीजिएगा, एक नई विंडो खुलेगी, एक नया पेज खुलेगा। उसके ऊपर एक फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। आप लोग देखते नहीं है, मैंने कहा ना चीज़ों को, वीडियो पूरा देखते नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक नहीं करते हैं। एनेक्सर 10 के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, एक फॉर्म खुलेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। पहली चीज़, डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, अपने मदर फादर का जो भी है वह नाम लिख देना है। उसके बाद आपको उसमें एक तारीख को मेंशन करना है और इस तारीख में मेंशन करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम भी आपको मेंशन करना होगा। और जो डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, उसके लिए आपको इस अंडरटेकिंग को अपलोड करना होगा। इसको अंडरटेकिंग 2 हैं, एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा तीसरे पार्ट में, और दूसरा है ये ऑप्शनल। यदि आपका ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, कोई मार्कशीट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नेट JRF का कोई सर्टिफिकेट नहीं है या फिर SC ST का कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, उस कंडीशन में वे सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसी को अपलोड करना है आपको, स्कैन करके या PDF फोटो खींच के, जो भी आपको करना है, और इसमें एक तारीख को मेंशन करना है आपको। और यदि आपकी जानकारियां गलत पाई गई तो क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या एक्शन होगा, वह भी बताऊंगा आपको। आपको एक तारीख मेंशन कर देनी है और इसमें ये थोड़ा पुराना फॉर्मेट है, इसको तारीख को अपने अनुसार कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका ये अप्रैल चल रहा है, इंटरव्यू हो जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। आपको एक डेट और महीना निश्चित करना है। मान लीजिए आपने लिख दिया इसमें
15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021 तक जो डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी इस वक्त नहीं है आपके पास, यदि वह डॉक्यूमेंट आप 15 जुलाई 2021 तक, कोई भी तारीख हो सकती है आपके अनुसार, ये आपको तय करना है। डॉक्यूमेंट्स को विश्वविद्यालय में फिजिकल मोड पे या ऑनलाइन मोड पे सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो, क्योंकि तारीख आपको देनी है, विश्वविद्यालय नहीं देगा। चाहे वह तारीख आप 1 महीने के बाद की दीजिए, 2 महीने के बाद की दीजिए, 3 महीने के बाद की दीजिए, ये आपको कंसल्ट तारीख देनी है कि मैं इस तारीख तक इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगा या सबमिट कर दूंगा या सेंड कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे वह कोई मार्कशीट हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद, क्योंकि मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स पुराना 2020 का है, लेकिन अंडरटेकिंग में यही लगाना है। आप 20 को 21 कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर सबसे नीचे आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना रेट लिखना है, रोल नंबर लिखना है जो रेट का है। इसमें यूटी और पीटी का ऑप्शन है, ठीक। मैंने कहा ना फॉर्म पुराना है, इसमें RET को ऐड कर दीजिएगा पेन से। उसके बाद अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा जो एडमिट कार्ड पे आया होगा, अपने कोर्स का नाम, अपनी फैकल्टी डिपार्टमेंट जो भी हो, और अपना नाम, और अपने साइन कर दीजिएगा। और इस फॉर्म का फोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा, फोटो भी खींच लीजिएगा। चलते हैं तीसरे पार्ट पे। अंडरटेकिंग दूसरा, वे सभी बच्चे जिनके पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट यदि नहीं है, यदि बनकर नहीं आए हैं या आपको मिले नहीं हैं, तब क्या करें। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 3 थे, आप सभी जानते हैं। टीसी थी, और यानी कि टीसी बोले तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट भी कुछ कंडीशन में कुछ लोगों के पास था, खासकर EWS के लिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं आपके पास और बने नहीं है, सेम वही फॉर्मेट है जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के। आपको डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है, और डॉक्यूमेंट्स इसमें 4 हैं, इस पर टिक कर देना है। आपको डॉक्यूमेंट पर टिक कर देना है, और जो फिल इन द ब्लैंक दिया है वहाँ डॉक्यूमेंट्स का नाम आपको लिख देना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है जिसके बिहाफ पर आप इस अंडरटेकिंग को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं है, उस कंडीशन पे आपको इस फॉर्म को, और इस फॉर्म का लिंक भी आपको वही मिलेगा, और इसमें लिखा होगा डाउनलोड अंडरटेकिंग। जहां ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ना तीनों, उसी के नीचे ब्लू कलर में लिखा होगा अंडरटेकिंग। उस पर क्लिक कीजिए, नई विंडो खुलेगी, जो फॉर्म आएगा उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसको भरिएगा। और ये अपलोड कहाँ करने हैं, एनेक्सर 10 का डॉक्यूमेंट्स, और ये अंडरटेकिंग वाला, ठीक है। आप समझिए आपको अपलोड कहाँ करने। जैसे कि मान लीजिए आपसे मांगा गया है 10th क्लास का सर्टिफिकेट या 12th क्लास का, लेकिन आपका नहीं है, या खो गया है, या मिल नहीं रहा है, तो जहां ऑप्शन है ना चूज दी फाइल अपलोड करने का, उसी जगह पर आपको इस फॉर्म को अपलोड करना है। यदि आपके पास मान लीजिए 10th की सर्टिफिकेट, 10th का प्रूफ नहीं है, या BA का प्रूफ नहीं है, या MA का प्रूफ नहीं है, या नेट का सर्टिफिकेट नहीं, तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको इस अंडर एनेक्सर 10 वाले फॉर्म के 4 कॉपी निकालनी है, 4 कॉपी निकालनी है, चारों को भरना है अलग अलग। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ध्यान से रखिएगा। अगर आपके पास 10th का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें लिखना होगा आपके पास एनेक्सर 10 में कि ये अंडरटेकिंग में 10th के डॉक्यूमेंट्स के लिए दे रहा हूँ, और उसकी तारीख लिखेगा कि मैं कब तक जमा करा दूंगा। और फिर दूसरा, मान लीजिए आपके पास नेट ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस अंडरटेकिंग में एनेक्सर 10 में आप लिखिएगा कि मेरे पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, इसको मैं कब तक जमा करा दूंगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसके लिए अलग अलग फाइल अपलोड होगी, डाउनलोड होगी, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक कॉपी निकाली, उसी में आपने लिख दिया 10 सर्टिफिकेट नहीं है, MA का सर्टिफिकेट नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर आपने अपलोड कर दिया वही कॉपी सभी जगह। गलत हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा। और यही कंडीशन आपकी होगी उन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। 3 डॉक्यूमेंट हैं, तो यदि आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो 3 प्रिंट आउट निकालिएगा, तीनों में अलग अलग भरिएगा, अलग अलग डेट भरिएगा, अलग अलग सर्टिफिकेट का नाम लिख दीजिएगा, और जहां लिखा है अपलोड दी फाइल वहां उसको अपलोड कर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने एक ही फॉर्म निकाल लिया, उसको तीनों जगह अपलोड कर दिया, रिजेक्ट हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके सामने अपलोड कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में यही की सूचना है। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, कितने कॉपी भेजनी है, अगर एक से अधिक इंटरव्यू है तब क्या करना है, और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है ऑप्शनल वाला तब क्या करना है, कैसे अंडरटेकिंग डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है, क्या लिखना है, और यदि कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है तब क्या करना है, ये तो हो गए आपकी समस्या। अब कुछ सवाल जवाब आपके लिए लेते हैं। सवाल जवाब में है कुछ कॉमन सवाल हैं। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है क्या करें, बेफिक्र रहिए आप। यदि आएगा, यदि मान लीजिए कोई हिंदी तो नहीं है, कोई हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है या कोई सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का है, यदि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 100 बच्चों ने
अप्लाई किया है तो 100 के 100 बच्चों का एडमिट कार्ड एक ही साथ अपलोड होगा। ऐसा नहीं है कि 10 कैंडिडेट का आ गया है 90 का नहीं आया, ऐसा नहीं है, देरी हो रही है। जैसे कल शाम में कॉमर्स डिपार्टमेंट का एडमिट कार्ड आया तो कॉमर्स के बच्चों के फ़ोन भी आए थे, मेल भी आए, तो घबराइए मत, जिसका नहीं आया है आ जाएगा। और ऐसा नहीं है आएगा तो पूरे डिपार्टमेंट का आएगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है BHU में, और यदि 50 घंटे भी लगेंगे अपलोड करने में तो थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ये मत करिएगा कि एडमिट कार्ड इंटरव्यू 11 को है, आपका एडमिट कार्ड 10 को आया तो गलती आपकी है, विश्वविद्यालय की नहीं है। वो पहले कह चुका है नोटिफिकेशन निकाल के कि 10 तारीख लास्ट है अपलोड करने की डॉक्यूमेंट्स और सनॉप्सिस और अदर डॉक्यूमेंट्स को, तो 10 से पहले आ जाएगा आपका, 9 तक भी आ जाएगा। जैसे कल 9 तारीख है, जिसका नहीं आया है कल तक किसी भी हाल में आ जाएगा। और यदि फिर भी नहीं आता है 9 तारीख तक, 10 तारीख को आता है तो भी आपके पास ऑप्शन है, तो डेट को एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड 10 को ही आया है तो हमें समय चाहिए होगा। लेकिन आप अपना रिसर्च प्रपोजल हो या सोनॉप्सिस हो तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फोटोकॉपी खींच के तैयार रखिए कि जैसे ही एडमिट कार्ड आए 10 से 15 मिनट में आप उसको अपलोड करके सेंड कर दें। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही है। मुझे नहीं लगता है आप लोगों ने कितने मिनट का वीडियो देखा है, 16 मिनट का देखा है या 5 मिनट का देखा है या 6 सेकंड का देखा है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत और सुविधाओं के अनुसार ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा रेट को लेकर, ये रेट ई को लेकर था, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर था। एक वीडियो मैंने कल बनाया था एडमिट कार्ड को लेकर, लेकिन रेट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, वो मैं तभी अच्छे से बता पाऊंगा यदि कोई कैंडिडेट मुझे ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड की फोटो या ईमेल से मुझे कॉपी फॉरवर्ड कर देगा या मुझे अपना यूजर आईडी दे देगा, तो मैं अच्छे से आपको और समझा पाऊंगा, ठीक है। तो रेट एग्जाम के बच्चों को लेकर जो भी समस्या सवाल मेरे सामने आई उसको लेकर ये वीडियो आपके समक्ष था। कैसा लगा कैसा नहीं लगा, लाइक शेयर कमेंट अपनी बुद्धि समझ के अनुसार कीजिएगा। मेरा कोई प्रेशर नहीं है, नुकसान फायदा दोनों आपका होना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।